students, the remaining topic from the managerial economics first unit, that is the scope of managerial economics. Before that we have discussed about the meaning, definition, characteristics of managerial economics. Apart from that, the roles of managerial economist, responsibility of managerial economics, and now we will discuss about the scope of managerial economics. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप होता है या वो किन पर्टिकुलर किन चीज़ों के लिए अपना फंक्शन जो है वो प्रॉपर प्ले, अपना रोल जो है वो प्रॉपरली प्ले करता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से हमें किन किन चीज़ों का पता लगाने में हेल्प मिलती है, या विद द हेल्प ऑफ दिस scope of managerial economics we can getting success, means a businessman can getting optimum level of success. So the first scope of managerial economics is demand analysis and forecasting. Demand analysis, demand का नाम आपने सुना होगा, आप लोग फेमिलियर होंगे इस वर्ड से कि डिमांड का क्या मतलब होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ व्हाट? डिमांड एनालिसिस मीन्स वॉट एवर is the need and wants of the customers and consumers. मार्केट में कस्टमर्स और कंज्यूमर्स की क्या नीड है, क्या आवश्यकताएं हैं, इनका इन सभी नीड्स, वांट्स के टेस्ट, प्रेफरेंसेस के बारे में पता लगाने का काम कौन करता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कोई व्यक्ति तो है नहीं जो जाएगा और पता लगाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ कहने का मतलब ये है कि बिकॉज वी नो अबाउट ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द डिमांड, डिमांड क्या होती है, मांग क्या होती है, और हाउ वी कैन गेटिंग नॉलेज अबाउट द डिमांड ऑफ द पीपल, व्हाट दे एक्चुअली वांट, इफ वी नो दैट सो इजीली वी कैन प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज विच दे एक्चुअली वांट। अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई है क्योंकि हम उसकी डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस को प्रॉफिट होगा। वन मोर थिंग इज हियर, दैट इज द फोरकास्टिंग, मीन्स पूर्वानुमान लगाना कि इन फ्यूचर मार्केट की, पब्लिक की, कस्टमर की क्या डिमांड हो सकती है। इस चीज़ को फोरकास्ट करने का काम भी किसका होता है? एमई का, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। मीन्स स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फर्स्ट स्टेट दैट द डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। सो वेन एवर इफ वी नो अबाउट द डिमांड, so easily we can produce whatever the public customer is want. वो क्या चाह रहे हैं, अगर हम उनकी डिमांड को पता लगाते हैं कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की मांग की जा रही है, तो अब हमारा जो बिजनेस है उसी में हम वो सारी चीज़ें अपडेट करके हमारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में देंगे, ताकि कस्टमर्स हमारे प्रोडक्ट के टूवर्ड्स अट्रैक्ट हों और हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें, परचेज करें। फोरकास्टिंग भी इसी चीज़ में आती है। इफ़ वी फोरकास्ट द सिनेरियो ऑफ द मार्केट, अगर हम मार्केट में प्रेजेंट सिनेरियो को जो है वो फोरकास्ट करते हैं, तो हम अपने बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि आज मैं मार्केट में जाकर डिमांड पता लगाऊंगी फिर कल से उस चीज़ का प्रोडक्शन किया जाएगा। नो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होता है। इसके पहले ही आपको मार्केट में डिफरेंट सर्विस करने होते हैं। कई बार अगर आपने देखा हो, अगर आप किसी मॉल को विजिट कर रहे हो या आप कभी पेट्रोल पंप पे देखा हो, तो एक क्वेश्चन आयर दिया जाता है। क्वेश्चन आयर में इट कंसिस्ट द मेनी क्वेश्चंस। उस क्वेश्चन आयर में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके मीन्स कस्टमर से ही रिलेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ कि अभी ये बेबी हग विशाल मेगा मार्ट के साइड में जो ओपन हुआ है, तो एक आपको क्वेश्चन आयर दिया जाएगा जनरली किन लोगों को, जिनके छोटे किड हैं, तो उनसे पूछा जाएगा व्हाट यू हैव हर्ड द नेम ऑफ बेबी हग, व्हाट यू नो अबाउट दैट। मीन्स यस नो में या तो वो क्लोज क्वेश्चन आयर होते हैं या ओपन क्वेश्चन आयर होते हैं। तो इस तरीके से सर्वे किया जाता है। आपके घर पे भी आकर कई बार चीज़ों का सर्वे किया जाता है। वो किस चीज़ के लिए? बिकॉज दे आर फोरकास्टिंग। वो क्या कर रहे होते हैं? फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं और डिमांड को एनालाइज कर रहे होते हैं। तो ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये क्वेश्चन आयर कई लोगों में, आप लोगों ने फील भी किया होगा, आप में से कुछ लोगों में। तो इस तरीके से पता लगाने के लिए कि एक्चुअल में प्रेजेंट सिनेरियो क्या चल रहा है, डिमांड क्या चल रही है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, प्रोडक्शन और सर्विसेज पर वर्क किया जाता है।
नेक्स्ट स्कोप इज कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। देखिए किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस जो होती है वो बहुत ज़्यादा, प्राइसिंग पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है आपके बिजनेस के प्रॉफिट के ऊपर। कि आपने भी देखा होगा कि अगर कोई प्रोडक्ट आपको पहले कम कीमत में मिल रहा था और सडनली उसकी प्राइस नेक्स्ट टाइम आपको बढ़ी हुई मिलती है, तो आपका क्वेश्चन होता है कि इसकी प्राइस बढ़ गई क्या, इसके रेट बढ़ गए क्या। तो वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी कॉस्ट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ रहा होता होगा। अब कॉस्ट का मतलब समझिए, कॉस्ट और प्राइस। कई बार क्या होता है कि हम पूछते हैं कॉस्ट क्या है, लेकिन कॉस्ट जो होती है वो प्राइस से अलग होती है। कैसे अलग होती है मैं बताती हूँ कि कॉस्ट का मीन्स ऑल द एक्सपेंसेस, जो वो सारे एक्सपेंडिचर्स, वो सारे एक्सपेंसेस जो आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं, वो सब क्या होंगे? आपकी कॉस्ट हो गई। अब इस कॉस्ट में क्या आ गया? सपोज लेबर आ गई, फिर आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, रॉ मटेरियल का रेट आ गया, आपने जो लेबर को सैलरी दी वो आ गया। तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या बनता है? कॉस्ट। लेकिन जब इन कॉस्ट में हम क्या कर देते हैं? अपना प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, तो उससे बनती है प्राइस, है ना। आई होप कि यू आर क्लियर नाउ द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस। ऑल द एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे जो आपको प्रोडक्ट को बनाने में लगे हैं, वो कॉस्ट कहलाता है। और व्हेनेवर यू एडेड योर ओन प्रॉफिट इन दैट, सो इट इज नोन एज द प्राइस। तब उसको क्या कहा जाता है? उसकी कीमत, मूल्य, प्राइस। तो यहाँ पर हम कॉस्ट एंड प्रोडक्शन को भी क्या करने वाले होते हैं? विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एनालाइज करने वाले होते हैं कि व्हाट शुड बी द कॉस्ट ऑफ द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। क्योंकि अगर देखो अब इतना तो समझ में हम खुद समझ सकते हैं कि अगर जितनी ज़्यादा कॉस्ट होगी, जितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर आपको उस प्रोडक्ट को बनाने में करने पड़े होंगे, उतनी ही प्रोडक्ट की क्या होगी? प्राइस होगी। जैसे रॉ मटेरियल अभी तक 100 रुपीज़ का आप अपने सप्लायर से खरीदते थे, अब रॉ मटेरियल हो गया है 200 रुपीज़ का। तो आप खुद सोच सकते हैं कि अब उस रॉ मटेरियल के खर्चे को आप कैसे निकालेंगे? अपने प्रॉफिट में ऐड करके, अपने प्राइस में से ही आप जो MRP पे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसमें से ही आप उसको क्या करेंगे? निकालेंगे। अब आपने ये भी देखा होगा कि जो भी रिटेलर्स होते हैं, अगर हम कोई एक एक प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसकी प्राइस MRP पे होती है, लेकिन हम अगर बल्क में प्रोडक्ट खरीदते हैं, एक साथ अगर हम लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो पर पीस हमको प्रोडक्ट की कुछ 1 और 2 रुपीज़ कम होके मिलता है। या आपने देखा होगा कि अगर आप मॉल से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको बिल में ओवरऑल या हर प्रोडक्ट के नीचे उसका प्राइस टैग होता है कि MRP इज 18 एंड जो भी वो मॉल है या बल्क में जहाँ से भी आप खरीद रहे हैं तो उसकी जो प्राइस होती है वो सपोज 16 ही है, तो 2 रुपीज़ का यहाँ पर आपको प्रॉफिट शो किया जाता है। तो इसका क्या मतलब कि बाकी लोगों को नुकसान होता होगा, बाकी रिटेलर्स को नुकसान होता होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स आपको सिंगल पीस जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, और अगर आप बल्क में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो आपको उस पर 1 और 2 रुपीज़ लेस करके दिया जाता है। तो ये जो स्कीम्स होती है ये कब और क्यों लगाई जाती है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के हेल्प से किस तरह से किया जा सकता है। तो ये हुई कॉस्ट की बात। आप प्रोडक्शन को समझिए कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस इट शुड बी लाइक्ड और नीडेड बाय द कस्टमर। जो भी हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो हमारे कस्टमर की क्या होनी चाहिए? पसंद होनी चाहिए। एंड एक्चुअली दे नीड दैट, उसको उन कस्टमर्स को उसकी क्या होनी चाहिए? आवश्यकता भी होनी चाहिए। अदरवाइज आपने भी देखा होगा कि ऐसी कोई चीज़ का अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिसकी कस्टमर को नीड ही नहीं है, तो क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होगा? सीधा से आंसर आएगा कि नहीं होगा। आप वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, आप वही सर्विसेज लाइए जिसकी कस्टमर को क्या हो? नीड हो, कस्टमर को जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड हो, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके प्रॉफिट को ज़्यादा मैक्सिमाइज करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट स्कोप की हम बात करते हैं प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। इसके जस्ट ऊपर हमने पढ़ा है कॉस्ट, और अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्राइसिंग पॉलिसीज। अब प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होती है? इट इज अफेक्टेड बाय मे बी द कॉम्पिटिटर्स। जो प्राइसिंग पॉलिसीज आप फिक्स कर रहे हैं मीन्स आपके प्रोडक्ट के, सर्विसेज, गुड्स के आपके प्राइस को जब आप फिक्स कर रहे होते हैं तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को भी एक बार क्या करना पड़ता है? एनालाइज करना पड़ता है, एग्जामाइन करना पड़ता है कि कहीं कोई मार्केट में ऐसा
मेरा कॉम्पिटिटर तो नहीं है जो सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट मुझसे कम रेट में प्रोवाइड कर रहा है। अब फिर मुझे ये भी पता करना है कि मेरी तो कॉस्ट इतनी निकल रही है प्रोडक्ट की, तो अगला कॉम्पिटिटर कैसे उसको कम प्राइस में अवेलेबल करवा रहा है। हो सकता है कि फिर वहाँ पर उसकी क्वालिटी का डिफरेंस आ रहा हो, या जो उसका रॉ मटेरियल है वो मुझसे सस्ते में उसे कोई सप्लायर प्रोवाइड कर रहा हो। तो ये सारी चीज़ें एनालाइज करने का काम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का होता है, जो टाइम टू टाइम सर्वे करते हैं या डिफरेंट सप्लायर से भी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार आप में से कुछ लोगों को हॉस्पिटल जाने का काम पड़ा होगा और वहाँ पर एमआरस होते हैं, उनके हाथ में ब्रीफकेस होता है और वो डॉक्टर से विजिट करते हैं जनरली। तो वो क्यों 1 या 2 मिनट के टाइम में क्या विजिट करते हैं, तो वो अपने अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की मेडिसिन्स उनको दिखाकर आते हैं और वो ये बात करते हैं कि इफ़ यू सजेस्ट टू योर पेशेंट, अगर आप अपने पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं तो अल्टीमेटली उनकी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की जो सेलिंग होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से अराइज होते हैं कि हम आपका ही मेडिसिन क्यों सजेस्ट करें, फिर वो उसके बेनिफिट्स उनको बताते हैं। फिर हो सकता है कि अगर उसकी प्राइस कम हो उनके कॉम्पिटिटर से तो वो भी आपको बताते हैं। आपका प्रॉफिट मतलब डॉक्टर का प्रॉफिट अगर उसमें ज़्यादा जुड़ा हो तो वो भी सारी चीज़ें उनको क्या की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है। तब डॉक्टर्स, देखना आप अलग अलग डॉक्टर के पास जाएंगे तो सेम डिसीज़ की आपको वो अलग अलग मेडिसिन आपको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के प्रोडक्ट मेडिसिन को सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट को। तो यहाँ पर जब हम प्राइसिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो हम यही एनालाइज करते हैं, हम उस पॉलिसीज़ में इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि कहीं मार्केट में कोई ऐसा कॉम्पिटिटर तो नहीं है जो हमारे तरह के सेम प्रोडक्ट को क्या कर रहा है, कम प्राइस में, कम कीमत में मार्केट में दे रहा है। ऐसे में हमारा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आने से पहले क्या हो जाएगा, हो सकता है कि उसकी एडवर्टाइजिंग करते समय ही उसकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट हो जाए अमंग दी मार्केट। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द प्रॉफिट। अब देखो, जब भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो दे आर इन्वेस्टिंग सम पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट इनटू अगेन देयर बिजनेस। वापस से अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या कर दिया जाता है, इन्वेस्ट कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने देखा कि मुझको 1 मंथ में, विद इन अ मंथ मुझे 2 लाख रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब मैं इस 2 लाख रुपीज़ को क्या करूँगी, मैंने सैलरीज जो है वो जो अलग हटा दिया, मतलब ये तो मंथली रोटेशन होता है। अब ये जो मुझे एक्स्ट्रा 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इसमें से मैं क्या करूँगी, मैं वापस से री इन्वेस्ट करूँगी कहाँ पे, अपने ही बिजनेस में। इसको पूरा खर्चा किस में किया जाएगा, ना तो सैलरी में किया जाएगा, ना आपके अदर एक्सपेंसेस में किया जाएगा। इसका एक कुछ पार्ट अभी डिपेंड करता है बिजनेस कैसा है आपका, लार्ज है या स्मॉल है, या किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जिस भी चीज़ की नीड होती है उसका और प्रॉफिट का रेशियो निकाल कर एक फ्यू अमाउंट जो है वो वापस से अपने बिजनेस में क्या कर देता है, इन्वेस्ट कर देता है, ताकि उसका जो प्रोडक्शन है वो रुके ना। जैसे एक और मशीनरी परचेस कर ली, ताकि अब इस पर 3 वर्कर दिन में और काम करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो सेलिंग बढ़ेगी तो अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ेगा। तो इस तरीके से प्रॉफिट मैनेजमेंट, हाँ कई बार बिकॉज विद द हेल्प ऑफ आवर एम्प्लॉयज और वर्कर्स वी आर गेटिंग द मैक्सिमम प्रॉफिट, सो सम क्या कह सकते हैं, कुछ हिस्सा उस प्रॉफिट का एज ए रिवार्ड, एज ए बोनस किसको दे दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को भी दे दिया जाता है, ताकि अब वो और ज़्यादा अपनी कैपेसिटी से, अपने फुल एंथुसियाज्म से क्या कर सके, काम कर सके, ताकि हमारा प्रॉफिट और बढ़े। नेक्स्ट स्कोप पर चलते हैं, इट इज़ द कैपिटल मैनेजमेंट। आफ्टर प्रॉफिट मैनेजमेंट वी कम टू कैपिटल मैनेजमेंट। हाउ टू मैनेज कैपिटल, सेम वे कि आपके पास कितनी मशीनरीज हैं, आपके पास कितने टूल्स, टेक्निक्स, आपके कितने इक्विपमेंट्स हैं, क्या आपको कुछ और मशीनरीज खरीदने की ज़रूरत है, क्या आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ाने की ज़रूरत है, आपको एक शेड और डालना है अभी के शेड के अलावा आपको कोई रूम्स और ज़रूरत है। तो ये क्या कर रहे हैं, आप आपकी कैपिटल को इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप कैपिटल को इंक्रीज़
करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है कि आपका बिजनेस अच्छा चल पड़ा, मार्केट में अच्छी सेलिंग हो रही है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आपको आपकी कैपिटल पर ध्यान देना है। कई बार होते हैं ना, आपने लोगों के मुँह से सुना होगा कि हमने तो एक छोटी सी शॉप से स्टार्ट किया था, आज ये इतना सब कुछ है। तो ये कैसे है? क्योंकि दे आर गिविंग द गुड सर्विसेज, दे आर सेटिस्फाइंग द नीड एंड वांट्स ऑफ देयर कस्टमर, और उसी से उनको प्रॉफिट हुआ। फिर उस प्रॉफिट को, जो इसके पहले पॉइंट में बताया, उन्होंने वापस से इन्वेस्ट किया और धीरे धीरे इस तरीके से बिजनेस क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो इसको कहा जाता है कैपिटल मैनेजमेंट। और कैपिटल मैनेजमेंट का ऐसा नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में 4-5 मशीनरी लाकर रख ली और 15-20 वर्कर रख लिए और आप प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन किए जा रहे हैं और आपका ध्यान ही नहीं है कि कस्टमर मार्केट में हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ऐसे लॉस में चला जाता है बिजनेस में। इसीलिए कैपिटल मैनेजमेंट भी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट थिंग इज द इन्वेंट्री मैनेजमेंट। व्हाट इज द इन्वेंट्री? यू शुड ऑलवेज मेंटेन द स्टॉक इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर बिजनेस। स्टॉक को इन्वेंट्री से हम रिलेट करते हैं। स्टॉक का नाम आपने सुना होगा कि कितना रॉ मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, जिन चीज़ों से मिलकर मेरा प्रोडक्ट बनता है उससे रिलेटेड चीज़ें कितनी मेरे पास अवेलेबल है। हाँ स्टूडेंट्स, ना ही ये चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही रॉ मटेरियल का स्टॉक का क्या होना चाहिए, शॉर्टेज होना चाहिए। अदरवाइज अल्टीमेटली इट्स अफेक्ट ऑन योर प्रोडक्शन। इसके बाद इसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? आपके प्रोडक्शन पर पड़ेगा। तो रिमेंबर दैट कि यू हैव टू मेंटेन द इन्वेंट्री ऑफ योर बिजनेस शुड बी बैलेंस्ड। क्या होनी चाहिए? बैलेंस होनी चाहिए, ना ही उस इन्वेंट्री को ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वेस्टेज होने की संभावना होती है, और ना ही क्या होना चाहिए, शॉर्टेज होना चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्शन चलते चलते एकदम से रोकना पड़े और अल्टीमेटली फिर आपके मार्केट में सेलिंग के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इन्वेंट्री को मैनेज करने का काम भी किसका होगा? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। इतना स्टॉक है, इसमें इतना प्रोडक्शन हो जाएगा, आज का काम खत्म, कल देखेंगे। या फिर 1 मंथ का स्टॉक हमने करके रखा या 2 मंथ का स्टॉक हमने करके रखा, ना शॉर्टेज और ना ही एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगला स्कोप क्या है? इन्वायरमेंटल इश्यूज। इन्वायरमेंटल इश्यूज का क्या मतलब होता है कि अदर थिंग्स विच इज अफेक्टेड फ्रॉम द आउटसाइड टू योर बिजनेस, लाइक द सोशल इन्वायरमेंट, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट लीगल इन्वायरमेंट. If these environment affected to your business, so it is already analyzed by the managerial economics. कि अगर बाहर से आउटसाइड से जैसे आप कोई इफेक्ट पड़ने वाला है आपके बिजनेस के ऊपर, तो उन इश्यूज का भी क्या किया जाता है, ध्यान रखा जाता है। सपोज कि 1 फरवरी से क्या होगा, नया बजट आएगा और हमें पहले से ऐसी न्यूज़ है कि अगर मेरी कॉस्मेटिक कंपनी है तो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के रेट क्या होने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। तो अभी रिमेनिंग डेज के लिए 27 डेज जो रिमेनिंग है जनवरी में, मैं उन्हीं पर क्या कर दूंगी, वर्क स्टार्ट कर दूंगी कि अगर मेरे प्रोडक्ट के रेट क्या हो गए, बढ़ गए, तो मेरे अभी के एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को बाद में फिर कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि मार्केट में तो कम रेट में प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा अब पहले, और बाद में रेट बढ़ गए तो ऐसे तो मुझे क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। कि सपोज अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फेस वॉश है, उस फेस वॉश की अभी जो प्राइस है वो है 80 रुपीज़। अब जो भी टैक्स बढ़ेगा इसके या कॉस्मेटिक्स में जो भी रेट बढ़ेंगे उस पॉलिसीज के अकॉर्डिंग अब मेरा न्यू जो प्राइस होगी वो होगी 85। तो अभी मुझे किस पर ध्यान देना है कि ये जो मेरा अभी करेंटली जो प्राइस चल रहा है मेरे प्रोडक्ट का, इसका मैक्स टू मैक्स जो मेरे पास स्टॉक है वो मैं मार्केट में क्या कर दूँ, सेल आउट कर दूँ। अब कंपनी क्या करेगी, स्कीम्स लाएगी कि बाय 1 गेट 1, या फिर इस प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट के साथ क्या करेगी, मार्केट में सेल करेगी। तो ये सारी चीज़ें काय के अंदर आती है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के अंदर, कि समटाइम द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर अफेक्टेड टू योर बिजनेस, सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द pricing policies, that the production policy should be changed. Next is the business cycle. Here I am going to discuss about the last scope of managerial economics, that is business cycle. business cycle क्या होती है कि हर business start होता है, जैसे कि यहाँ पर एक आपको साइकिल दिख रहा होगा। ये साइकिल किस तरह से काम करता है कि सबसे पहले आपका डिप्रेशन है कि अब आपके प्रोडक्ट की क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया, कोई भी आपके प्रोडक्ट को मार्केट में खरीदना पसंद नहीं कर रहा है। अब क्या आया हुआ है, वहाँ पर रिकवरी का टाइम है कि अब हमारे प्रोडक्ट में कुछ
सेलिंग, हमारे प्रोडक्ट की परचेसिंग। अब शायद 10 to 20 यूनिट्स, क्योंकि हमने कुछ न्यू फीचर्स ऐड किए हैं, अब बिकने लगे। फिर आती है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी क्या कि वापस से हम जो आज से कुछ समय पहले सेल आउट कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट को, अब हम वापस उसी स्टेज पर हैं, वापस से हमारे प्रोडक्ट की इतनी बिक्री होने लग गई है। फिर आता है बूम पीरियड के, अब आपको एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है किसी भी तरीके से, अब कस्टमर ऑटोमेटिकली आते हैं और नाम से आपका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। फिर वापस से क्या आता है, रिसेशन आता है, कि अब एकदम से फिर से बिक्री क्या हो गई है, कम हो गई है। तो ये जो बिजनेस साइकिल है, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस हम इसको कह सकते हैं, कि कभी भी ना खत्म होने वाली एक प्रक्रिया होती है। वापस से रिसेशन आ गया, फिर डिप्रेशन, फिर रिकवरी, प्रॉस्पेरिटी, बूम, रिसेशन। तो ये जो बिजनेस साइकिल है, ये एंडलेस प्रोसेस होती है, कभी नहीं खत्म होती। अब ये क्यों होता है ऐसा? क्यों? क्योंकि समय की डिमांड होती है, कस्टमर की डिमांड होती है कि दैट यू हैव टू गिव समथिंग न्यू इन योर प्रोडक्ट। एक ही एक प्रोडक्ट, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो बोरोप्लस की मैं बात करूँ तो एक सिंपल वे में वही एंटीसेप्टिक बोरोप्लस आती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से उसके बॉडी लोशन को भी लॉन्च करना पड़ा, बोरोप्लस। फिर बोरोप्लस सोप भी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसे बोरोप्लस खुद एक कुछ न्यू विटामिन वगैरह के साथ मार्केट में लोशन, क्रीम के जैसा लॉन्च किया गया। तो क्यों करना पड़ा बोरोप्लस को ऐसा? बिकॉज इट इज़ अ नीड ऑफ टाइम। ये समय की मांग है कि कस्टमर हर समय कुछ ना कुछ नया, हम लोग कुछ ना कुछ नया अपने प्रोडक्ट से क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। कि अगर जैसे कोई न्यू फीचर, जैसे मोबाइल फोन बहुत अच्छा इसका एग्जांपल है कि अभी तक जो चल रहा था, अब उसको चेंज करके 4G को चेंज करके 5G में, अब हम जितने भी लोग स्मार्टफोन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली हम 4G नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाला टाइम 5G का है, जनरेशन का है, तो हम उसी को क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। तो दिस ऑल थिंग अबाउट द बिजनेस साइकिल, एंड दिस वी हैव डिस्कस द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स completed. Thank you.